जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर आज का विषय है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एवं उनका जीवन दर्शन। और इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है परम आदरणीय परम सम्मानित डॉक्टर अशोक राणा जी, जो मराठी सेवा संघ प्रणति जगतगुरु तुकोबा राय समिति साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ चरित्र साधन प्रकाशन समिति के आप मनोनीत सदस्य हैं। आपने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जीवन चरित्र पर रिसर्च किया है और आपके सहयोग से लगभग 72 पब्लिकेशन बन चुके हैं अभी तक। और आप जो है एक उच्च क्वालिटी के लेखक हैं, कवि हैं, साथ ही साथ एक समालोचक भी है। और इस दबे कुचले वंचित समाज के उत्थान के लिए, उनके जीवन की प्रगति के लिए आप लगातार महाराष्ट्र में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। और आज आपकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम में आपका आना मैं अपने एआईबीसी टीम की तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ कौन थे, उन्होंने किसके लिए काम किया था और उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर अशोक राणा जी। हाँ, जय हिंद साथियों। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी सिंह साहब, आपके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए थोड़ा सा मराठी का असर मेरी भाषा पर है। और मैं करीबन 35 साल से मराठी ही पढ़ाता आया हूँ, हालांकि हिंदी से मेरा संबंध है। फिर भी जो उच्चार है, उच्चारण पर मराठी का असर है, तो उतना आप सह लीजिए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ गुजरात के बड़ौदा रियासत के राजा थे, महाराजा थे, लेकिन वो भी महाराष्ट्र के ही थे और मराठी भाषी के ही थे। उनका जो गांव है महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव तहसील है। इस तहसील में कौलाना नाम का गांव है, उस गांव से थे। लेकिन उनका ताल्लुक जो था वो गायकवाड़ घराने से थे। जो गायकवाड़ घराना उनका उदय हुआ है पेशवाई के अंतिम दौर में, उसका उदय हुआ। लेकिन शिवाजी महाराज के जो पोते थे, शाहू महाराज, जो संभाजी महाराज के पुत्र थे, उनके समय जो पेशवा जो पुणे में शनिवारवाड़ा है, उसके जो सत्ताधीश बन गए, उसका कारण भी था क्योंकि शाहू छत्रपति जो थे वो इतने सक्रिय नहीं थे और उनको आदत नहीं थी लड़ाई वगैरह करने की। और औरंगजेब ने उनको बहुत प्रेम से पाला पोसा था, उनको संस्कृत पढ़ाया था, पंडित बनाया था और अच्छी तरह से उनका रहन सहन था, तो उनको आदत नहीं थी संघर्ष करने की। हालांकि वो संभाजी महाराज के पुत्र थे, तो उसके कारण बालाजी बाजीराव, ये बाजीराव पेशवा जो पहला पेशवा है, तो उसको उन्होंने बहुत ही बड़ी शक्ति दी थी। उस समय पिलाजी गायकवाड़ नाम के एक सरदार थे, जो पुणे में तळेगाव दाभाडे नाम का गांव है। तो उस गांव में तळेगाव दाभाडे जो नाम पड़ा है, उसके दाभाडे सरदार के नाम पर पड़ा है। तो दाभाडे जो थे, उसमें खंडेराव दाभाडे जो थे, उनके सहकारी थे पिलाजीराव गायकवाड़, और वो बहुत शूर थे, वीर थे। तो उनके शौर्य के कारण गुजरात में उन्होंने जो आक्रमण किया और बड़ौदा संस्थान हासिल किया, उसके बाद वहाँ के वो राजा बन गए। तब से उनके परिवार में बहुत ही पराक्रमी शूर वीर योद्धा अच्छे संस्थानिक हुए। लेकिन बाद में फिर उनके कुछ एक मल्हार राव गायकवाड़ नाम के एक महाराजा थे उस समय। उनकी अंग्रेज सरकार से अनबन चल रही थी। उस कारण उन्होंने वहाँ का रॉबर्ट फायर नाम का एक अधिकारी था, उनको जूस में जहर देने की कोशिश की, इसलिए उनको निकाला गया उस गद्दी से। तो उस समय यमुनाबाई नाम की जो गायकवाड़ घराने की स्त्री थी, उनके पति नहीं थे, उनका वो देवर था मल्हार राव गायकवाड़। तो उनको हटाए जाने के बाद राजगद्दी पर किसी बिठाया जाए, ऐसी चिंता सरकार को भी थी, अंग्रेज सरकार को और यमुनाबाई को भी थी। तो उन्होंने वारिस चुनने के लिए रॉबर्ट फायर को अधिकार दिए और उनके परिवार के जो मूल गांव में जो गायकवाड़ परिवार रहता था, उसमें से 3 लड़कों को वहां लाया गया।
उसमें से एक का नाम आनंदराव था, एक का नाम संपतराव था और तीसरे का नाम था गोपाल राव। तो आनंदराव को यमुनाबाई ने पूछा कि भाई आप यहाँ किस लिए आए हो? तो उसने कहा कि पढ़ लिख के बड़ा होने के लिए आया हूँ। फिर संपतराव को पूछा गया कि आप इसलिए यहाँ किस लिए आए हो? तो उसने कहा कि भाई जैसे दो लोग हमारे भाई आए हैं वैसे मैं भी उनके साथ आया हूँ। ये दोनों भी जो जवाब थे उनको पसंद नहीं आए, लेकिन गोपाल राव जो था वो 12 साल की उम्र उसकी थी, उसने कहा कि मैं राजा बनने के लिए आया हूँ। और वही गोपाल राव आगे चलकर सयाजीराव गायकवाड़ नाम से मशहूर हुए। तो जो जमुनाबाई थी उसकी उम्र उस समय 23 साल थी और गोपाल राव जो छोटा बच्चा था वो 12 साल का था, इसलिए अपने बच्चे जैसा ही था, उसकी उम्र भी उससे जुड़ती थी, इसलिए रॉबर्ट फायर ने उनको मनोनीत किया और राजगद्दी पर बिठाया। तो बहुत कम उम्र में उन्होंने पढ़ लिख कर नाम कमाया और आगे चलकर जब अंग्रेज सरकार के समय ऐसी स्थिति थी अपने देश की कि बहुत सारे संस्थान जो थे वो विलीन हो गए थे और उनको कोई ताकत नहीं, जो भी बच्चे कुचे थे, जैसे महाराष्ट्र में शाहू छत्रपति का जो करवीर संस्थान था वो बचा था, लेकिन उतना ताकतवर नहीं था। लेकिन गायकवाड़ का जो बड़ौदा संस्थान है वो सार्वभौम संस्थान था। सार्वभौम का मतलब है उनको कुछ निर्णय लेने के अधिकार थे और उन पर कुछ यानी केस करना है, उन पर कुछ इल्जाम लगाना है तो हाईकोर्ट जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी रानी विक्टोरिया की। और समझो कुछ हादसे भी हुए या कुछ गुनाह हुए तो उसके लिए अंग्रेज सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए गायकवाड़ सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। अरे अंग्रेज सरकार प्रत्यक्ष रूप से उन पर सत्ता नहीं जमा पाए थे, तो इसलिए वो सार्वभौम माना जाता था पूरे भारत में। भारत का ये पहला ऐसा संस्थान था जो सार्वभौम था और उसका फायदा सयाजीराव गायकवाड़ को हुआ। ये सयाजीराव गायकवाड़ जो कुछ कर पाए, उन्होंने बहुत सारी बातें की, जैसे सख्त जो शिक्षा की सख्ती है, यदि किसी ने स्कूल में बच्चा भेजा नहीं तो उसको 1 पैसा हर जाना भरना पड़ता था, यानी ऐसी सख्ती वो कर पाए। उन्होंने घूमते हुए यानी हर गांव में घूमने वाले ऐसे ग्रंथालय पढ़ने की आदत लोगों को लगाने के लिए और शिक्षा की उन्नति के लिए उन्होंने कोशिश की, महिलाओं की उन्नति के लिए कोशिश की। महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनका नाम अपने भारत के प्रबोधनकार के रूप से लिया जाता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु माने जाते हैं, तो उनको भी उन्होंने मदद की उस समय। उनके किताब का प्रकाशन के लिए उन्होंने पैसा दिया था। और महात्मा ज्योतिबा फुले के जो सहकारी थे उनको केळुस्कर गुरुजी नाम से जाना जाता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे, डायरेक्ट गुरु। यानी बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ पढ़ते थे तो मैट्रिक में जब उनको अच्छे मार्क मिले तो उनका सत्कार किया था केळुस्कर गुरुजी ने, कृष्णराव अर्जुन केळुस्कर। तो उन्होंने बुद्ध का चरित्र उनको भेंट दिया था, इसलिए बुद्ध के प्रति जो बाबा साहब के मन में जो प्रेम निर्माण हुआ या लगन निर्माण हुई, उसका कारण ये बताया जाता है केळुस्कर गुरुजी ने दिया हुआ ये बुद्ध चरित्र। अपना विद्यार्थी इतना बड़ा हो सकता है पढ़ लिख कर, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। उसके पिताजी यानी बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रामजी सपकाळे तो सेना में थे, लेकिन उतना पैसा उनके पास नहीं था कि अपने बच्चे को विदेश में भेजकर पढ़ाई कर सके। तो इसलिए केळुस्कर गुरुजी बाबा साहब अम्बेडकर को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की तरफ ले गए बड़ौदा में। उनका परिचय था, केळुस्कर गुरुजी का अच्छा था परिचय था महाराजा गायकवाड़ से। तो उनको सयाजीराव को उन्होंने कहा कि ये बच्चा पढ़ लिख और इसका फायदा बड़ौदा सरकार को भी होगा, इसको पढ़ लिखने के लिए आप इंग्लैंड में भेजिए। इंग्लैंड में पहली बार सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब अम्बेडकर को भेजा। उस समय उस संस्थान में एक शर्त थी कि कोई भी पढ़ लिख कर यदि बाहर गया और वापस आए तो उसको 3 साल वहां सर्विस करना जरूरी था। जैसे कि अपने यहाँ एमपीएससी यूपीएससी के लड़के होते हैं तो उनको पास होने के बाद सर्विस मिल जाती है, करना जरूरी भी होता है। आजकल तो जरूरी नहीं है, लेकिन उस समय तो बड़ौदा में वो नियम ही था कि वो जरूरी था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत कड़वे अनुभव आए, वहाँ के जो जातिवादी लोग थे उन्होंने वो अछूत है, एक जब उनको जानकारी मिली तब वो घर के बाहर निकाला था, तो इसलिए वहाँ की नौकरी उनको छोड़नी पड़ी। बहुत कम समय वहाँ थे, तो फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर सयाजीराव की तरफ गए और उनको कहा कि मुझे और आगे पढ़ लिखना है। तो फिर कंबोडिया, कोलंबिया भेजा, अमेरिका के कोलंबिया में भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जाहिर किया है कि हमारे यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा, सबसे विद्वान जो विद्यार्थी रहा वो बाबा साहब अम्बेडकर रहा, जिन्होंने भारतीय संविधान की निर्मित की। तो उनको भी गर्व है, पूरे भारत को गर्व है, पूरे विश्व को गर्व है।
ऐसा विद्यार्थी जो पूरे विश्व को दिया वो सयाजीराव गायकवाड़ की ये कोशिश से। तो वहां उस समय एक नियम था कि किसी भी बाहर के विद्यार्थी को सिर्फ 2 बार ही छात्रवृत्ति दी जाए, उसके बाद छात्रवृत्ति के देने के लायक वो नहीं रहता था। लेकिन सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब अम्बेडकर को 6 बार ये छात्रवृत्ति दी, 6 बार उन्होंने विदेश में भेजा और पढ़ लिख में वो बाद में फिर से आए, बड़ौदा में फिर से उन्होंने नौकरी की। लेकिन हर समय हर बार उनको ये अनुभव आया कि वहाँ के लोग उनको अछूत मान के अच्छा बर्ताव उनके साथ नहीं करते थे। उनके ऑफिस में जो चपरासी रहता था, चपरासी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वो भी उनको फाइल देना है तो फाइल को हाथ नहीं लगाता था, फाइल दूर से फेंकता था। बाबा साहब अम्बेडकर को फाइल नीचे गिरी हुई वो उठानी पड़ती थी। ऐसे अनुभव और ऐसा अपमान बार बार सहने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने वो छोड़ दिया बड़ौदा संस्थान। लेकिन उन्होंने जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में जो उनका थीसिस लिखा, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, बहुत फेमस उनका प्रबंध है पीएचडी का, तो पूरा हुआ तो उसकी जो किताब निकली या उसके पहले उन्होंने वो अपना ग्रंथ, उनका रिसर्च महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को अर्पित किया। तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के प्रति उनके मन में जो प्रेम था, निष्ठा थी, उन्होंने जाहिर की अपने ये संशोधन को उनको अर्पण करके। इससे जाहिर होता है कि एक इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा राजनीतिज्ञ, इतना बड़ा समाजशास्त्री, इतना बड़ा परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी, एक महामानव, विश्व भूषण, इसको अपन भारत रत्न कहते हैं, तो ऐसा एक महामानव सयाजीराव गायकवाड़ के प्रयत्नों से ही अपने को मिला। इसलिए सयाजीराव गायकवाड़ का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। लेकिन उनके बारे में जानकारी जितनी होनी चाहिए उतनी हमारे महाराष्ट्र में भी नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि आपकी तरफ भी नहीं है। लेकिन गुजरात का एक राजा, जैसे भावनगर के राजा, जामनगर के राजा, बहुत सारे वहाँ स्टेट होते थे, संस्थान होते थे, वहाँ के बहुत सारे राजा थे, वैसा ही राजा मान के लोग उनको देखते थे। लेकिन महाराष्ट्र में बाबा भांड एक बहुत बड़े साहित्यिक है, उनका साकेत प्रकाशन है। तो उन्होंने जब अपने प्रकाशन के लिए महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का जो साहित्य है, उनका चरित्र है, उनकी खोज करने के लिए जब वो बड़ौदा गए तो वहाँ उनको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिली जो महाराष्ट्र में भी नहीं थी, बड़ौदा में भी नहीं थी। ऐसे कागजात मिले, वो कागजात प्रकाशित करने की कोशिश उन्होंने की और अपने बलबूते पर उन्होंने बहुत सारी किताबें प्रकाशित की, करीबन 62 किताबें उन्होंने पब्लिश की। तो उन्होंने फिर महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र में उस समय बीजेपी की सरकार थी 4 साल पहले, तो वहाँ विनोद तावड़े शिक्षा मंत्री थे, उनको उन्होंने कन्विंस किया कि भाई इतने बड़े महाराजा अपने यहाँ हुए हैं, महाराष्ट्र के मूल के हैं लेकिन गुजरात के महाराजा थे। तो उन्होंने शिक्षा के प्रति निष्ठा, शिक्षा के प्रति प्रेम निर्माण करने के लिए, लोगों में रुचि निर्माण करने के लिए जो कोशिशें की, सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत सारी योजनाओं का प्रारंभ किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए कोशिशें की, अछूतों के परिवर्तन के लिए, अस्पृश्यता निवारण के लिए भी कोशिशें की। और उससे बढ़कर और एक बात हुई कि उस समय जो भारत की स्वतंत्रता के सेनानी थे बहुत सारे लोग, उनको उन्होंने मदद की और उनको मदद की। अंग्रेज सरकार को जानकारी थी लेकिन उन पर इल्जाम लगाने के लिए कुछ सबूत उनके पास नहीं थे, इसलिए जितने भी केसेस वहां हाई कोर्ट में हुए उनके खिलाफ वो खारिज किए गए। लेकिन गोपनीय जो दस्तावेज अंग्रेज सरकार के पास थे वो अभी 5-6 साल पहले वो जाहिर हुए, खुले कर दिए उन्होंने। तो उस पर से जाहिर हुआ कि उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे कि अरविंद घोष जैसे थे, कुछ राजनीतिज्ञ थे, दादा भाई नौरोजी, वो तो दीवान थे वहाँ के, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह वहाँ के व्यायामशाला में थे। ये जब अंग्रेजों को जानकारी मिली तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए वहाँ गए, लेकिन उनको परमिशन लेनी पड़ी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की। तो उन्होंने परमिशन तो दी लेकिन उसके पहले उनको वहाँ से भगा दिया। ऐसे वो छुप के सब जो स्वातंत्र सेनानी है, लड़ने वाले लोग उनको मदद करते थे। ये सब जानकारी अब बाहर आई और उस समय वो तो 39 में चले गए, वो यदि 47 में रहते, 1947 तक जीवित रहते तो ऐसा कहा जाता है कि वो भारत के पहले राष्ट्रपति होते, राष्ट्राध्यक्ष होने का मान उनको मिल सकता था, लेकिन वो जीवित नहीं रह पाए। और दूसरी और बड़ी बात कही जाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब वहां थे और जब उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ के भाषण सुने, उनके विचार सुने, तो उनके विचार और उनकी योजना उस पर आधारित भारतीय संविधान की निर्मित हुई है, ऐसा माना जाता है। भारतीय संविधान की निर्मित के लिए जो भूमि जो निर्माण की,
उसका भी श्रेय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को दिया जाता है। तो ऐसा एक महामानव जो भारत के निर्माण में, नवभारत के निर्माण में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है, लेकिन उनकी जानकारी अपने को नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ एक समिति गठित की, उसका नाम है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ चरित्र साधन प्रकाशन समिति। उस प्रकाशन समिति ने 50 ग्रंथ का नियोजन किया कि 50 ग्रंथ ऐसे प्रकाशित कीजिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जिसमें उनके जो पत्र है और भाषण है खास तौर पर। और उस समय जो टी माधवराव नाम के उनके शिक्षक थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी माइनर हिट नाम की, यानी राजपुत्र को सिखाने के लिए एक किताब बनाई गई। और वो किताब ऐसी है कि कुशल प्रशासन कैसे करना चाहिए, सुशासन के लिए कौन कौन सी बातें राजा ने करना चाहिए, उस हिसाब से जो उन्होंने सुझाव दिए, उस सुझाव की किताब है। तो ऐसी 50 किताबों का नियोजन हमने किया था। और 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले उसकी 12 किताबों का खंड, यानी 12 खंड उसके प्रकाशित हुए। और इस साल उसके और 13 खंड प्रकाशित हुए। ऐसे 25 खंड तो महाराष्ट्र सरकार ने निकाले। उसके अलावा बाबा भांड साहब जो है हमारे अच्छे मित्र है, उन्होंने अलग से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ चरित्र साधन समिति बनाई है। और उसके ट्रस्टी भी अलग से कहे, उसके लिए पैसा भी उन्होंने अलग से इकट्ठा किया। और उसके माध्यम से करीबन 62 किताबें, 62 खंड प्रकाशित हुए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का आर्थिक क्षेत्र में कौन सा योगदान था, सामाजिक क्षेत्र में कौन सा था, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा था, और उनके जो काम है, उन्होंने जो काम किए, सुधारणा जिन्होंने की, उन सभी कामों का ब्यौरा देने के लिए, क्योंकि 50 साल तक उन्होंने करीबन काम किया, तो 50 सालों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है उसके आधार पर बाबा भांड और उनके सहयोगी रमेश वरखेड़े नासिक के उनके मेंबर है, डॉक्टर एकनाथ पगार है वो भी नासिक के है, मैं यवतमाल में रहता हूँ अभी, मैं भी उस समिति में हूँ। और बड़ौदा की मंगला हिंगुराव जो वहाँ म्यूजियम है, उस म्यूजियम की जो क्यूरेटर है वो भी हमारी कमेटी, 5 लोग ऐसे अशासकीय सदस्य है। बाकी शासकीय सदस्य तो बदलते रहते, जैसे शासन बदला तो सदस्य बदल जाते हैं। जैसे अब विद्यमान शिक्षा मंत्री है उदय सामंत, वो अब हमारे अध्यक्ष है, और सचिव दूसरे बदल गए हैं। तो हम अशासकीय सदस्य, हम सब मिलके काम एक साथ करते हैं। पिछली सरकार ने हमको बहुत सारी मदद की। अब जो सरकार आई है यहाँ कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी की, उन्होंने भी हमको मदद की। और हम करीबन ये 25, कम से कम 25 तो खंड निकाल पाए। बहुत बड़े खंड है, लेकिन बहुत सस्ते कीमत में हम दे रहे। तो ऐसा उनका साहित्य शासकीय माध्यम से, शासन की मदद से हमने बाहर लाया है। तो उनका जो पूरा ब्यौरा है, पूरा काम है, वो तो लिखित रूप से अब सामने तो आया है। लेकिन अब ये 1 घंटे की, आधे 1 घंटे की ये भाषा में हम थोड़ा सा संक्षेप में उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा, जो बहुत ही जरूरी है देना। जैसे कि अब हिंदू देव देवताओं का जो चित्रण किया गया है, जो चित्र अपने को मिलते हैं, उस चित्र को निकालने का श्रेय जाता है राजा रविवर्मा को, जो त्रिवेंद्रम के थे, वहाँ के संस्थान के आश्रित थे। लेकिन जब मुंबई आए और टी माधवराव का उनका संपर्क हुआ, तो सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको बुलाया बड़ौदा में, और उनको पोर्ट्रेट निकालने के लिए बुलाया। उस समय भारत में ऑयल पेंट में पोर्ट्रेट कोई बनाते नहीं थे, और शांति निकेतन जैसा एक चित्रकला का स्कूल था, अभी भी है वो, तो वहाँ वाटर कलर में पेंटिंग होता था। लेकिन इंग्लिश सोलोमन नाम के एक आर्टिस्ट थे मुंबई में, जे स्कूल ऑफ आर्ट में, तो उन्होंने ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की थी। लेकिन उसके पहले भी राजा रविवर्मा को ये जो सहूलियत मिली, उसका कारण त्रिवेंद्रम के महाराजा ने उनको वो सहूलियत दी और सीखने के लिए, और सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको वहाँ बुलाया। उन्होंने जो चित्र बनाए, हम 2-3 बार गए हैं बड़ौदा में, म्यूजियम में चित्र देखे राजा रविवर्मा के, बड़ी संख्या में वहाँ रखे गए हैं, और बड़े आकार में भी है। तो हमको जो देवताओं के चित्र मिलते हैं अभी, वो राजा रविवर्मा के माध्यम से मिलते हैं। राजा रविवर्मा ने पोर्ट्रेट बनाए, बहुत सारे अलग अलग ढंग के पेंटिंग भी बनाए, और उनका खुद का शिला प्रेस भी था, प्रिंटिंग प्रेस भी था। लोनावड़ा जो पुना जिले में एक गाँव है, जहाँ कारले लेणी है, कारले नाम का एक बौद्ध लेणी समूह है, उस रास्ते पर मड़ौली नाम का गाँव है, तो वहाँ मड़ौली में उनका प्रेस था। तो ऐसे राजा रविवर्मा को आश्रित करके उन्होंने एक कला को प्रोत्साहन दिया। वहाँ का कला भवन है, आप यदि देखिए, तो कला भवन में मैंने तो देखा है, वो आप भी देखिए कभी आए बड़ौदा में, तो कला भवन में बहुत सारी ये चित्रकृतियां रखी है।
राजवाड़े में खुद शुभांगिनी राजे भोसले अब राजमाता वहाँ हैं, उनके माध्यम से हमने सभी वो देखे पेंटिंग। और मंगला हिंगुराव जो वहाँ क्यूरेटर है म्यूजियम की, तो उनके माध्यम से हमने राजा रविवर्मा और बाकी सारे चित्रकारों की चित्र और शिल्प देखे। तो ये कला का आश्रय, कला को आश्रय देने का एक बहुत काम उन्होंने किया, और उनके देश में एक कला के प्रति एक लहर पैदा हुई। शांति निकेतन को उन्होंने उस समय 5,000 रुपए दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर को। जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको मदद की, वैसे कलाकारों को भी मदद की। वैसे 3500 ऐसे संस्थान थे जिनको उन्होंने मदद की, पूरे भारत में। वो बड़ौदा के महाराजा थे, लेकिन भारत के बाकी जो कलाकार थे या शिक्षाविद थे या कुछ काम, जैसे महामना मालवीय जैसे बनारस हिंदू विद्यापीठ बनाया, तो उनको बनाने की उस समय उन्होंने 4,500 रुपए दिए थे। यानी ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने मदद की, इसलिए लोग जानते थे कि ऐसा एक महाराजा था जो नवभारत का निर्माण कर सकता है। लेकिन इतना सारा हो जाने के बावजूद भी उनके कार्य के प्रति किसी के मन में ये बड़ौदा शहर छोड़े, तो मैं बड़ौदा में जब गया था, वहां के लोग कहते थे कि अभी भी हम उनको मानते हैं और ये बड़ौदा सयाजीराव की नगरी है, इसलिए यहाँ कोई अनुचित घटना घटती नहीं। लेकिन वहाँ की जो सांसद थे सर हाँ जैसे हाँ उनके कामों में, जैसे उन्होंने सामाजिक, भारत में सामाजिक क्रांति पर भी उनका चिंतन था। उन्होंने जैसे जापान का उदाहरण देकर के कोई बात बताई थी, हाँ उसके हाँ बारे में। हाँ जी जी। हाँ, उन्होंने बाकी देशों की यात्रा की, और वहाँ जो जो सुधारणाएं होती थी, वहाँ सुधारणा को यहाँ लाने की कोशिश की। सामाजिक सुधारणा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे भगवान बुद्ध का जो नाम है अपने यहाँ, जो बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से आपने को मिलता है कि उनके धम्म का पुनर्जीवन, जो धम्म चक्र प्रवर्तन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसकी प्रेरणा भी बड़ौदा से उनको मिली, ऐसा कहा जाता है। जापान से उन्होंने बुद्ध की मूर्ति लाई थी, वो भारत की शायद पहली आधुनिक काल की मूर्ति थी। वो जुबिली जो उद्यान है वहाँ का, जुबिली गार्डन, उसमें रखी गई है, हमने देखी हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध के प्रति जो लगन निर्माण हुई, उसके दो कारण लोग बतलाते हैं। एक तो केळुसर गुरु जी का बुद्ध चरित्र, और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जापान से लाई हुई बुद्ध मूर्ति। वो बुद्ध मूर्ति की प्रेरणा से बुद्ध के प्रति जो लगाव बाबा साहब को रहा, उसका भी असर हुआ। और भी एक नई जानकारी ऐसे आजकल मिलती है, बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल रही है, कि खुद सयाजीराव गायकवाड़ ये अच्छे कुश्तीगिर थे, यानी कुश्ती खेलते थे, खुद कुश्तीगिर थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उनके साथ ही काम करते थे उनके ऑफिस में, तो वो भी साथ में कभी कभी कुश्ती खेलते थे। ऐसी नई जानकारी अभी हमको मिली है। तो इसका मतलब अछूत होने के बावजूद भी बाबा साहब की तरफ देखने का जो नजरिया है, वो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का, वो जाति केंद्रित नहीं था। वो जाति के ऊपर बढ़कर उन्होंने देखा उनकी तरफ कि एक विद्वान है, एक अच्छा लड़का है, होनहार है, और ये कुछ कर सकता है नवभारत के निर्माण के लिए। इसलिए उनकी तरफ देखने का एक नजरिया उन्होंने एक पैदा किया लोगों में भी। बड़ौदा शहर उस समय इतना भी पुरोगामी नहीं था, अभी भी नहीं है। आपने जो प्रधानमंत्री वहीं के है, और उन्होंने जो एक नया दौर निर्माण किया विभाजन का और जातियों में लड़ाई लगाने का, तो सयाजीराव का नाम तो ये लोग लेते हैं, लेकिन उनके काम के मुताबिक उनका बर्ताव नहीं है। लेकिन उस समय वो क्रांतिकारक काम उन्होंने किया था, अछूतों को अच्छा बर्ताव करना, और अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंने कानून भी उस समय बनाए थे। हम एक बलसाड़ नवसारी नाम का जो गांव, उसके पास गणदेवी नाम का गांव है। वो गणदेवी में पहली सहकारी मिल सयाजीराव गायकवाड़ जी ने की थी। यानी सहकारी जो आंदोलन है, सहकार का आंदोलन है, उसकी शुरुआत उन्होंने वहां से की। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बड़ी बैंक है अपने भारत की, उसकी नींव भी उन्होंने रखी। यानी बैंकिंग क्षेत्र में शुरुआत उन्होंने की, सहकार क्षेत्र में उन्होंने शुरुआत की। सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्होंने कुछ कानून किए, और महिलाओं के लिए अलग से कानून किए। ऐसी कानून की संख्या देखी जाए तो उनके बाद जो महाराजा साहब अपने राजर्षि शाहू छत्रपति ने महाराष्ट्र में जो क्रांति की और कुछ परिवर्तन लाए, उसकी तो चर्चा हम करते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से सभी को मिली है। साथ साथ उन्होंने काम किया है, और शाहू फुले अम्बेडकर ये नाम साथ साथ लेते, लेकिन उनके साथ और एक नाम लेना चाहिए, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने शुरुआत पहले की
जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले को भी मदद की, बाबा साहब अम्बेडकर को भी मदद की और शाहू छत्रपति को भी मदद की, क्योंकि सामाजिक जी परिवर्तन के हिसाब से हाँ। जी जी जी। हाँ, एक सवाल हमारे साथी पूछ रहे हैं हेलो। कि साहूजी महाराज ज्योतिराव फुले के जो सत्यशोधक समाज था उनका संगठन, उनको हाँ उन्होंने हाँ किस हाँ स्तर हाँ से? जी जी हाँ, सत्यशोधक समाज को भी मदद की, और उनका जो ग्रंथ है गुलामगिरी, उसको प्रकाशित करने के लिए भी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने मदद की। खुद सयाजीराव गायकवाड़ उस विचार के थे, सत्यशोधक विचार के थे। उस समय बहुत सारी सुधारणाएं बड़ौदा में होती थी, पुणे में होती थी। जैसे आर्य समाज वहाँ उस समय का ब्राह्मण समाज था, तो ये दोनों समाज को भी उन्होंने मदद की। उसके साथ साथ सत्यशोधक समाज को भी मदद की, और उसका असर हुआ कि वेदोक्त प्रकरण नाम से एक प्रकरण जाना जाता है राजर्षि शाहूजी महाराज के विषय में, कि उनको शूद्र कहा गया था, कि वो तो मानते थे कि हम महाराजा है और शिवाजी महाराज के राजगद्दी पर बैठे हैं, लेकिन उनको जब शूद्र कहा गया तब एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ, वेदोक्त और पुराणोक्त, यानी जो क्षत्रिय है उनके लिए वेदोक्त मंत्र और जो शूद्र है उनके लिए पुराणोक्त मंत्र। तो शाहू छत्रपति के लिए पुराणोक्त मंत्रों का उच्चारण किया गया, और जो नारायण भट्ट था वो मानता ही नहीं था कि शाहू छत्रपति क्षत्रिय है, और वो धक्का जो लगा शाहू छत्रपति को, उसका असर ऐसा हुआ कि बाद में उन्होंने क्षत्रिय ये वर्ण के खिलाफ ही काम किया। तो इसके पहले शाहूजी छत्र महाराज के विषय में जो बात हुई, उसके पहले ऐसी ही बात, ऐसी ही घटना सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में भी हुई थी, लेकिन उनकी ताकत बहुत थी और सार्वभौम राज्य था, इसलिए ब्राह्मण लोग ज्यादा पनप नहीं पाए, और उन्होंने उनको पर्याय देने के लिए अलग से मराठा पुरोहित निर्माण किया, और उसके लिए अलग से संस्कृत पाठशाला बनाई, जैसे बाद में शाहूजी महाराज ने बनाई थी। उसके पहले ये काम सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने किया था, ये अपने ख्याल में आना चाहिए। यानी शाहू महाराज के प्रेरणा स्थान सयाजीराव गायकवाड़ थे, इसलिए हम जब फुले शाहू अम्बेडकर का नाम लेते तो उनके साथ सयाजीराव गायकवाड़ का भी नाम लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कहिए सर। सर, 1918 में एक वाकया जो है, उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए जापान का उदाहरण देते हुए, जापान की जो सामाजिक व्यवस्था है और भारत की जो हाँ हाँ सामाजिक लगभग सिमिलरिटी है, और जापान में बिना किसी दिक्कत के क्रांति हुई, लेकिन भारत में भी वो क्रांति हो सकती, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को हमारे। जी नहीं, वो बराबर है। वो जो उनके सब पूरे भाषणों का ब्यौरा तो हम नहीं दे सकते, लेकिन ये भाषण बहुत महत्वपूर्ण है, जी क्योंकि 1918 ये साल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जी उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को अपना वारिस घोषित करने के लिए शाहू छत्रपति ने जो 1920 में जो जी एक पंचायत ली थी, वो बहुत फेमस है। तो उसमें उन्होंने कहा था, वहाँ जो सामुराई योद्धा थे, तो जी सामुराई योद्धा यानी क्षत्रिय जैसे थे, लेकिन जी उन्होंने अपना जो पद है क्षत्रियत्व का वो छोड़कर सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने को पीछे लिया। वैसा हमारे भारत में नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो खुद को क्षत्रिय मानते हैं, उन्होंने हमेशा पिछड़ी जातियों को नीचा ही दिखाया है। ये जो जी अपने यहाँ परिवर्तन नहीं हो पाया, उसके कारण बहुत सारे हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे ही। लेकिन जी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उस समय ये जो भाषण दिया, उसका असर लेकिन बहुत सारे सुधारकों पर हुआ, और बहुत जी सारी सुधारणाएं बड़ौदा में भी हुई और महाराष्ट्र में भी हुई, और लगकर जितने भी राज्य है, खासतौर जी पर गुजरात को लगकर मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में तो एक बड़ी परंपरा रही है कबीर महाराज की, लेकिन वो बाद में वो लुप्त हो गई। लेकिन जो परिवर्तन हुए खास तौर पर महाराष्ट्र गुजरात दोनों राज्यों में, बाद में बंगाल गुजरात और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में जो परिवर्तन हुए उस समय, उन सभी के प्रेरणा स्थान सयाजीराव गायकवाड़ थे। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने जो है पढ़ने के लिए विदेश में भेजा, छात्रवृत्ति आदि आपने भी चर्चा किया कि उन्होंने स्कॉलरशिप जो 6 बार दी गई और ज्यादातर 1 से 2 से ज्यादा नहीं मिलती थी। तो हाँ, आखिर उन्होंने जो है, उनके दिमाग में ये कैसे आया कि हाँ इस लड़के को पढ़ाना चाहिए, उनको उसने ऐसा क्या दिखा, इसे उनके जीवन में कौन सी ऐसी घटना आई, थोड़ा सा इसका रोचक प्रसंग है कि आखिर उनका नहीं, इंट्रक्शन कैसे बना। हाँ, हाँ। तो एक तो बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो जन्मतः ही बहुत बुद्धिमान थे, और उनकी उसकी जानकारी केड़ुस्कर गुरु जी को थी, क्योंकि वो मैट्रिक में जो फर्स्ट आए तो उनका सत्कार उन्होंने किया था। तो वैसे ही जानकारी उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ को दी, और जब वो पढ़ के आए इंग्लैंड से, तब उनको जो नौकरी दी गई, उस समय उनका ऑफिस जो था सयाजीराव गायकवाड़ का, उसको लगकर ही बाबा साहब अम्बेडकर का ऑफिस था,
और दोनों साथ साथ काम करते थे। तो साथ साथ काम करते थे, उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय उनको हुआ। और जो पढ़ के आए हैं वहां से, जैसे वहां पहले इंग्लैंड से आए, अमेरिका से आए, तो पढ़ के आने के बाद नई नई बातें उनके मुंह से उनको सुनने को मिली। और उसमें जो एक बुद्धिमत्ता की चमक थी, वो देखने के बाद उनको लगा कि ये अपने लड़के जैसा है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बाहर के किसी भी विद्यार्थी को सिर्फ 2 बार ही छात्रवृत्ति मिलती थी, उसके बाद नहीं मिलती थी। लेकिन एक अपवाद रहा बाबा साहब अम्बेडकर का, उनको 6 बार मिली। क्योंकि ये 6 बार मिली, ये जानकारी किसी को नहीं है, उनके चरित्र में कहीं आती नहीं। लेकिन अब जो हमने वो वहाँ के कागजात देखे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के 50 साल के, उससे जानकारी मिली कि उनको 6 बार अपने परिवार के जैसे उनको माना। उनका कारण था बाबा साहब अम्बेडकर का काम करने का जो ढंग है, सोचने का ढंग है, और उनकी बुद्धिमत्ता की चमक है, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में ये लड़का कुछ कर सकता है आगे चलकर, ऐसा उनको लगता था। ये विश्वास साथ साथ काम करने के कारण पैदा हुआ। और वो स्वीकारने की स्थिति जो प्रवृत्ति थी बाबा साहब अम्बेडकर की, जो नई बातें स्वीकारने की, वो सयाजीराव गायकवाड़ में भी थी। इसलिए उन्होंने बाबा साहब को प्रोत्साहन दिया, और उसका फल स्वरूप हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान की निर्मिति उन्होंने की, और नया भारत जो है परिवर्तन की तरफ अग्रसर हो रहा है। हम देख रहे हैं, ठीक है, जो परिवर्तन विरोधी शक्तियां प्रभावी हो रही, लेकिन फिर भी एक आश्रय स्थान या आदर, या अपन कहते जहां आशा की किरण है, वो बाबा साहब अम्बेडकर है। वो बाबा साहब अम्बेडकर जो अपने सामने आए, वो सयाजीराव गायकवाड़ की देन है। ये इसको हमने मानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसका मतलब ये है, ये बात आपके डिस्कशन से निकलता है कि जो सयाजीराव गायकवाड़ जो राजा थे, महाराजा थे, वो महाराजा कम थे, सोशल रिफॉर्मर ज्यादा थे। सोशल रिफॉर्मर थे, बराबर है, सही है, सही है। ज्यादा थे, राजा कम थे, क्योंकि राजा को तो अपने राज करने का मतलब होता है। तो उन्होंने इस समाज की जो व्यवस्था है उसको भी ठीक तरह से समझ लिया था। जो गंदगी फैली हुई है, जो वर्ण व्यवस्था जनित गैर बराबरी ऊंच नीच थी, भारत की जो सीढ़ी निवास जाति व्यवस्था थी, उसको भी सयाजीराव गायकवाड़ ने समझ लिया था। समझ करके उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जैसे उनकी विलक्षण प्रतिभा के साथ उनको पहचाना और विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, आए, उन्होंने अपनी उनकी रियासत में काम किया। क्योंकि जैसे यहाँ पर लोग आगे कभी ये सवाल पैदा करते हैं कि जो है, जब वो इतना जानते थे तो उन्होंने ये शर्त क्यों लगाई कि उनको यहाँ पर नौकरी करनी पड़ेगी। लोग बात कहते हैं इसका नहीं, वहां का कानून ही था, वो कानून था। जैसे आज यूपीएससी यदि कलेक्टर हुआ तो उसको नौकरी करनी पड़ती है। कुछ लोग नहीं करते, लेकिन उस समय कानून था कि जो भी यहाँ छात्रवृत्ति लेकर बाहर पढ़ने के लिए जाएगा, उसको यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। उनको 3 या 4 बार नौकरी करनी पड़ी, और बार बार उनको यही अनुभव आया कि वहां के जो लोग थे, बड़ौदा के उच्च वर्णीय लोग थे, बाबा साहब के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, और ऑफिस में भी उनको दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। जैसे वहां चपरासी यानी वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की जात देकर, अछूत मानकर, उनका जो फाइल है उनको देना है, तो फाइल उनको उनके हाथ में थमाता नहीं था, वो नीचे फेंकता था। कि बाबा साहब अम्बेडकर को फाइल उठानी पड़ती थी। इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी ऐसा बर्ताव देखकर सयाजीराव गायकवाड़ कुछ इसलिए कर नहीं पाए, क्यों, ये जो मनोवृत्ति है, जातीय मनोवृत्ति, दूसरे को हीन लिखने की मनोवृत्ति, वो इतनी आसानी से जाएगी नहीं। इसकी उनको जानकारी थी, फिर भी वो कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कानून की सहायता से, प्रबोधन की सहायता से, उन्होंने जो भाषण दिए, वो भाषण यदि आप पढ़े तो उससे दिखता है कि वो सोशल रिफॉर्मर थे। महाराजा इसलिए नहीं थे क्योंकि वो जिस तबके से आए, वो तो गाय को चराते थे। गाय को चराने वाले जो थे ना, ऐसे वातावरण परिवार में से थे। वो गरीबी उन्होंने देखी थी नजदीक से, और छूताछूत की भावना भी देखी थी। और वहां जाने के बाद राजवाड़ा रहो या राजपाट रहो, उसका असर उन पर कुछ हुआ नहीं, और उन्होंने वो सोशल रिफॉर्मर की भूमिका ही निभाई। और महाराजा इस माध्यम से आगे आई नहीं, और उन्होंने रिफॉर्मर को, सभी को मदद की। जैसे मैंने शुरू में कहा, स्वातंत्र सेनानी को मदद की, शांति निकेतन जैसी संस्थाओं को, कला संस्थाओं को मदद की, कुछ ग्रंथालयों की स्थापना उन्होंने की, और जो एक गांव से दूसरे गांव तक जाने वाले ग्रंथालय उन्होंने खुद निर्माण किए। और वहां जाके वो ग्रंथालय का महत्व लोगों को समझाते थे। और जो प्राचीन ग्रंथ है, जो ग्रंथ पढ़ने के लिए एक सुविधा नहीं थी सभी को, ऐसे ग्रंथ का पुनर्प्रकाशन, उसका प्रिंटिंग करने के लिए अब जो गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज नाम से जानी जाती है, ऐसी सीरीज बनाई। तो इसलिए अपने पुराने ग्रंथ आज अपने को पढ़ने को मिलती है। जो लोग
उस क्षेत्र में काम करना चाहते, संशोधन करना चाहते, उनके लिए एक अच्छी एक उपलब्धि उन्होंने दी है। तो सभी क्षेत्र में उन्होंने रिफॉर्म किया, जैसे राजनीति जी में किया, समाज धार्मिक क्षेत्र में भी किया। धर्म जी के जी क्षेत्र में जो धर्माचार्य थे उस समय, वो धर्माचार्य को भी उन्होंने सिखाया उस समय धर्म का मतलब क्या होता है, और चातुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने भाषण भी दिए और वैसे जी जी कानून भी बनाए उस समय। तो ये वो सोशल जी रिफॉर्मर ही थे। आपने जो कहा वो सही है, वो महाराजा जी के दृष्टि से उनको देखा नहीं जाना चाहिए, सोशल जी रिफॉर्म के दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जी 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 सर सर, जैसे 1918 में अभी हम आपने भी चर्चा किया उस बात का, समुराई के बारे में, क्योंकि हाँ। 1918 का जो उनका भाषण था वो ऐतिहासिक भाषण इसलिए हो जाता है कि हम्म उन्होंने उदाहरण ये दिया, जैसे भारत में जो है ये हम्म शूद्र और अतिशूद्र है, और इसी तरह से वहां पर कॉमन फॉलो रीटा है। जो उन्होंने इस भाषण में इंगित किया 100 साल पहले, आज से 1918 में, कि हम्म जो है दमिया समुराई कॉमन फॉलो रीटा, दमिया यहाँ के हम्म, ब्राह्मण के बराबर, समुराई यहाँ ब्राह्मण के क्षत्रिय के बराबर, और बराबर। कॉमन फॉलो ओबीसी के बराबर है, ईटा यहाँ के हाँ अछूत के बराबर। तो हाँ। उन्होंने जो है वो वहां का उदाहरण दिया कि जब हम्म, दमिया और समुराई को भय हो गया, किसके हाँ कारण हाँ। भय हो गया? क्योंकि कॉमन फॉल और ईटा के अंदर चेतना जागृति हुई और वो हम्म, दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए, तो उनके अंदर एकता स्थापित हुई। वो किसकी वजह से हुई? वहां पर जो जापान में बुद्धिज्म गया, बुद्धिज्म के संत गुरु गए, रशियन क्रांति का इफेक्ट हुआ, हम्म, तो वो ये चेतना जागृति होने की वजह से कोमन फाल और ईटा जो है एक हो गए। तो उन्होंने कहा जिस तरह से वहां पर कोमन फाल और ईटा एक हो गए, तो उन्होंने उनसे दमिया और समुराई के अंदर भय आ गया, डर आ गया, कहीं ये हमारा कत्लेआम ना कर दे। तो दमिया और समुराई ने जो साधनों और संसाधनों में जो कब्जा जमा के बैठे हुए थे, वो उन्होंने कहा कि ले जाओ भाई, आपका अपनी संपत्ति, अपने उद्योग धंधे जैसे उसका चाहो वो कर सकते हो। ये भाषण में उन्होंने बात कही। तो इस तरह से वो कहते थे कि भारत में भी ये संभव है, जिस तरह से यहाँ शूद्र और अतिशूद्र है, यदि शूद्र अतिशूद्र एक हो जाए, और इस तरह से ये जो 3% ब्राह्मण, 6% क्षत्रिय, और जो है 6% बस जो लोग हैं, इनके सारे साधनों संसाधनों पर काबिज हैं, तो हो सकता है इनके अंदर भी इस तरह का हृदय परिवर्तन आ जाए, इतना बात प्रासंगिक हो सकती है। तो ये उदाहरण उस समय दे रहे थे। इसका मतलब ये उनके अंदर सामाजिक क्रांति करने की जो एक पैनी दृष्टि थी, जो सोशल रिफॉर्मर की बात अभी हम कर रही है, जैसी पैनी दृष्टि, वो आज से 100 साल पहले इस बात को देख रहे थे। और जब बाद में जो है फुले के आंदोलन को आगे, संघर्ष समाज का आंदोलन जो आगे बढ़ा, साहू जी महाराज के माध्यम से, पेरियार के माध्यम से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से, तो एक तरह से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ वो। और आज काशीराम साहब तक, मायावती तक ये लोग लगे थे। मायावती को तो मैं इसमें नहीं शामिल करता, काशीराम साहब तक इसमें लगे थे। आज वो कर रहे हैं, इसी बीच में वो बात दूसरी हो जाएगी। तो सर मैं अच्छा। आपसे केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि इस भाषण की जो प्रासंगिकता है, आज भी जो है वो कह रहे थे 1918 में, 1918 2018, ये 100 साल हो गए, और 2021 है आज जो है, आज तक उस उनकी बात को जो है, उनकी इस बात को जो है हम लोग उसका अनुसरण नहीं कर पाए। ये हम लोगों की, हमारे समाज की जो है एक ऐसी बहुत बड़ी विकृति है। तो इस पर जो मैं आपके विचार पर जानना चाहता हूँ सर। तो लंबा सवाल हो गया, इस पर नहीं नहीं, बहुत बहुत लंबा नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और ये समस्या है अपने भारत की कि जहाँ जिस भारत में भगवान गौतम बुद्ध जैसे महामानव हुए और उनके विचारों का प्रभाव पूरे संसार पे हुआ, जैसे जापान की बात हम बार बार कहते हैं, जापान है, चीन है, तिब्बत है, और आशियाई देशों के अलावा भी कुछ पाश्चात्य देशों में भी बुद्ध का विचार फैला हुआ है। लेकिन जिस भारत ने बुद्ध जैसी व्यक्ति, जैसे बुद्धत्व तो उसको प्राप्त हुआ तो अपने बिहार में गया में हुआ, वो तो नेपाल के थे वैसे, लुम्बिनी के थे, लेकिन भारत ने ही उन बुद्ध को पैदा किया। तो उसी भारत ने भुला दिया बुद्ध के विचार को। जापान में बुद्ध का विचार कायम है अभी भी। वहाँ की संस्कृति जो है वो बुद्ध के विचारों के प्रभाव पर है। हमारे यहाँ जो ब्राह्मणिज्म है, वो ब्राह्मणिज्म बहुत सारे रूपों में मिलता है। जैसे डायनासोर खत्म हुए ऐसा हम मानते हैं, लेकिन वो और कुछ छिपकलियां हैं ऐसे आकार में मिलता है, नहीं वो अपना रूप बदलती है लेकिन प्रवृत्ति नहीं बदलती। ब्राह्मणिज्म अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलती, रूप बदल देती है। और ब्राह्मणिज्म ये ब्राह्मणों में ही है ऐसा नहीं है, बहुत सारी जो जातियां हैं, जैसे क्षत्रिय मानने वाली कुछ जातियां हैं, या ओबीसी में कुछ जातियां खुद को क्षत्रिय मानती है, उन्होंने भी ब्राह्मणिज्म का फैला हुआ है। इसलिए इस प्रवृत्ति का जो चिंतन है
हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कॉमरेड शरद पाटिल एक बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये कॉमरेड शरद पाटिल ने इसका विश्लेषण बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि एक सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मणिज्म का आश्रय स्थान है, ऐसा नहीं, कि जो ओबीसी या क्षत्रिय मानने वाले लोग भी है वो भी खुद को ब्राह्मणिज्म का आश्रय देते हैं। और उसी कारण यहाँ जो परिवर्तन होना चाहिए थे, जैसे 1918 के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के भाषण का आपने जिक्र किया कि दामियोस और सामुराई जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसी जातियां थी, उन्होंने खुद को पीछे ढकेल दिया और उनको लगता था कि अपने को नष्ट कर सकते हैं यहाँ के लोग इकट्ठा आकर। वैसे भारत में भी हो सकता था, होना चाहिए था, क्योंकि सयाजीराव गायकवाड़ के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का जो उदय हुआ, या शौर्य छत्रपति थे बीच में, तो ये बहुत बड़े क्रांतिकारक थे दोनों भी। उसके बावजूद भी यहाँ परिवर्तन नहीं हो पाया। और हम देखते हैं कि बहुत आशा की किरण है इनके विचार, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले और शौर्य छत्रपति के। तो उनके विचारों का जागरण जिस मात्रा में होना चाहिए, जिस संख्या में होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा। क्योंकि अपने यहाँ का क्षत्रियत्व का जो अहंकार है, जैसे आपके सरने में सिंह लगाया है, सिंह, सिंह माने शेर तो ये इसका है आकर्षण। जैसे मैं राणा हूं, तो राणा नाम का भी एक अहंकार है। तो ये अहंकार जब तक हम में रहेगा तब तक ये ब्राह्मणिज्म हावी रहेगा। तो क्रांतियां इसलिए हो नहीं रही, उसका कारण एक है, यहाँ हम जो अन्याय सहते हैं उसको अन्याय नहीं मानते, उनको अपनी परंपरा मानते हैं और उसको धार्मिकता से की दृष्टि से देखते हैं, संस्कृति की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वो विषमता है और उनको उखाड़ के फेंकना चाहिए। ऐसा विद्रोह करने की जो शक्ति होनी चाहिए वो हमारे में नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ब्राह्मण हैं जो किसी भी रूप में आ सकते हैं। जैसे डायनासोर का रूप बदल गया, अब छिपकली बन गई, वैसे ब्राह्मणिज्म का रूप बदल गया। ओबीसी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मणिज्म का फैलाव कर रहे हैं, और इसलिए वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था और वर्ण वर्चस्व की भावना उसको जगाने का काम ये लोग करते रहते हैं। इसलिए जो खास तौर पर अभी तो अछूतों में भी वो भावना आ रही है, वर्ण वर्चस्व की भावना। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में महार जाति बहुत प्रभावी है। बाबा साहब अम्बेडकर के सोमवंशी नाम की एक उपजाति है, उसके जो लोग हैं वो उसके नीचे जो बावणे हैं महारों में, उनको नीचा देखते हैं, और महार मांग को नीचा देखते हैं, मांग भंगी को नीचा देखते हैं। ऐसी जो वर्ण व्यवस्था जैसी बाकी पिछड़ी जातियों में है, वैसी अछूतों में भी है। तो ये प्रवृत्ति जब तक जाएगी नहीं तब तक परिवर्तन की आशा हम नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊंच नीच की भावना जो है, जो इस तरह की, क्योंकि सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में एक जगह मिलता है कि जैसे वो इस देश की जो मूल समस्या ये मानते थे, जो मूल समस्या वो बताते थे कि उनका ये कहना था कि जो आज हमारी जो समस्या है वो ये है कि हमारे आपसी संबंधों का निर्धारण न होना। तो हमारे आपसी संबंध जो निर्धारित है ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर निर्धारित है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उच्च है, ये नीच है, ये अछूत है, ये सछूत है। इस तरह से ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो सामाजिक व्यवस्था उसके द्वारा निर्धारित है। और वो कहते थे कि इसका समाधान ये हो सकता है कि इस समाधान करने के लिए इन संबंधों का पुनर्निर्धारण और पुनर्स्थापना हो। देखो, उन्होंने एक बात कही सयाजीराव गायकवाड़ ने, वो ये कहते हैं आज हमारे जो संबंध है वो निर्धारित है किससे? ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई गैर बराबरी की व्यवस्था के कारण। वो संबंध निर्धारित भी है, संबंध स्थापित भी है, क्योंकि जो सबसे नीची जाति है, जिसका मांग की आपने चर्चा किया, मांग महार को जो है ऊंचा मानता है, महार से ऊपर भी ऊंची जाति है, ब्राह्मणों से ऊपर कोई जाति नहीं है और मांग से नीचे भी कोई जाति नहीं है। तो जो ये बीच का है, ये गैर बराबरी व्यवस्था। तो कहते थे कि ये जो संबंध है हमारे निर्धारित है और पुनर्स्थापित है किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई गैर बराबरी की व्यवस्था के कारण। तो जो है उन्होंने कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है? उन्होंने सोल्यूशन पे बताया, वो दमिया सप्राय को बनफालिटा के उदाहरण देकर वहीं पे ये बात मिलती है। तो ये कहा उन्होंने कि जो है इसका समाधान है कि हम इन संबंधों को पुनर्निर्धारित करें। किसके आधार पर? भाईचारा, बंधुता के आधार पर, न्याय के आधार पर और भातृ भाव के आधार पर जो है हम इसे पुनर्निर्धारित करें, पुनर्स्थापित करें। तो संबंधों का जो पुनर्निर्धारण और पुनर्स्थापना यदि हम करते हैं तो हो सकता है जो है जापान जैसी स्थिति यहाँ पर भी आ सकती है। इस दिशा में कदम उठाया जाए तो आप इसके बारे में, क्योंकि समय भी हम लोग
44 मिनट हो चुके चर्चा करते करते। ये पुनर्निर्धारण, संबंधों का पुनर्निर्धारण और पुनर्स्थापना की दिशा में सयाजी राव गायकवाड़ को साक्षी मानकर हम लोगों को क्या निर्देश दे सकते, कि क्या संदेश दे सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सही है कि पुनर्निर्धारण होना चाहिए। और इसके शुरुआत में मैंने कहा था कि सयाजीराव गायकवाड़ जी ने जो विचार रखे उस समय, बाबा साहब अम्बेडकर तो उनके साथ थे, तो उनके विचार और उनका जो नियोजन था उसका ही प्रभाव भारतीय संविधान पर हुआ है। भारतीय संविधान के बहुत सारे जो कदम हैं तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो सब सयाजीराव गायकवाड़ के ही विचार है। यानी हम भारतीय संविधान को ही आधार रख के यदि आगे चले, और उसको तो कानून का रूप आ गया है, तो कानून है इसलिए तो एक आधार अपने को बन गया है कि हम अब पुरानी जो धारणाएं हैं उनको पुनर्जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि अपने सामने भारतीय संविधान है। यदि संविधान नहीं होता और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर नहीं लिखते और बाबा साहब अम्बेडकर सयाजीराव गायकवाड़ के साथ नहीं रहते, तो ये पुनर्निर्धारण की आप जो बात करें वो नहीं होती। लेकिन 1918 का भाषण है, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व का उदय हुआ, उसके बाद भारत को स्वाधीनता मिली, उसके बाद भारतीय संविधान बना। ये सारी घटनाएं बाद में बनी, लेकिन उसका प्रेरणा स्रोत ही मूलतः सयाजीराव गायकवाड़ है। इसलिए उनका 18 का भाषण तो प्रेरणा स्वरूप है अपने पास, लेकिन संविधान ऐसी एक दिशा देने वाला एक माध्यम है अपने लिए कि उसके माध्यम से हम एक दूसरे को जानने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। या जाति संस्था हो, या उच्च नीच की भावना हो, या वर्ण वर्चस्व की भावना हो, उसके पीछे कौन से कारण हैं, उसके कारणों का जो है, उसकी कारणों की चिकित्सा करने की व्यवस्था भारतीय संविधान में है। और वो जैसे व्यक्ति स्वातंत्र है, भाषण स्वातंत्र है, ऐसी स्वाधीनता हमको मिली है। वो स्वाधीनता भारतीय संविधान के माध्यम से मिली है, इसलिए आशा हम कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के आयु की एक मर्यादा रहती है। बाबा साहब अम्बेडकर यदि और 10 साल जीते तो और कुछ नई बातें होती थी, सयाजीराव गायकवाड़ और 10 साल जीते तो और कुछ बातें हो सकती थी। लेकिन उन्होंने कम समय में जितनी बातें रखी वो अगले आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है। इसलिए हम उनके विचारों पर ही चलना चाहिए, और उच्च नीच की भावना खत्म होने के लिए कैसी कैसी कोशिशें करनी चाहिए। राजनीति में तो जाति को महत्व है, जाति के उच्च नीचता को महत्व है, और वोटों के बटोरने के लोग क्या क्या करते हैं हम देखते आए हैं। आज तो ऐसा दौर चल रहा है कि वहाँ जितनी गंदगी समाज में है सब उछल के बाहर आ रही है राजनीति के माध्यम से। इसलिए सयाजीराव गायकवाड़, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, शहीद छत्रपति बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, ऐसे महान लोगों ने जो कोशिश उस समय की, जो बहुत प्रतिकूल अवस्था में की। अब तो अनुकूल बहुत सारी स्थिति है। अनुकूलता यह है कि अब टीवी जो पूरा बिक गया है अंबानी और अदानी को या गोयल को, तो वो टीवी को पर्याय देने के लिए हमने ऐसे माध्यम पैदा किए, StreamYard जैसे, जो हम एक दूसरे से बात कर सकते, संपर्क कर सकते। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारे समाज माध्यम है। इसके माध्यम से ऐसे विचारों का प्रचार यदि होता रहे तो परिवर्तन तो होना अनिवार्य है, परिवर्तन होना ही है। परिवर्तन नहीं हुआ तो सामुराई और दामियों जो 2 जातियां थी जापान की, उनकी स्थिति हुई, वैसी ब्राह्मणों की अभी भी हो सकती है, क्षत्रियों को भी हो रही है। नहीं, परिवर्तन हो रहा है, हम निराश होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमने थोड़ा सा उम्मीद रखनी चाहिए कि थोड़ा संयम से बात किए, संयम बरते तो परिवर्तन तो अटल है, ऐसा मुझे लगता है। जी, आदरणीय CP सिंह पटेल जी, आपको कह रहे डॉक्टर अशोक राणा जी को सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आप जो है पटेल जी, और आप उनका साधुवाद स्वीकार करें सर, जो है अभी देख रहे हैं कार्यक्रम को। मैं उनका भी साधुवाद करता हूँ। बहुत अच्छी बात की हमारे बुजुर्ग लोगों ने, मुझे प्रोत्साहन मिला, और आगे चलकर भी हम चर्चा करते रहेंगे बहुत सारे विषयों पर, और मिलते रहेंगे, और प्रत्यक्ष रूप में मिले तो और अच्छी बात है। वो वैसा मौका मिला तो कार्यक्रम करेंगे, हम जरूर आपको बुलाएंगे सर, क्योंकि हमारे अंदर एक जिज्ञासा, हमारे एसोसिएशन के अंदर एक जिज्ञासा है। आज तो जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, संविधान आपने भी चर्चा किया कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सयाजी राव गायकवाड़ पढ़ने के लिए विदेश नहीं भेजते, तो और उसके बाद नौकरी नहीं देते, उनको अवसर आगे नहीं बढ़ाते, तो शायद जो है वो संविधान नहीं लिखा जाता, और नहीं लिखा जाता तो आज आप और हम जो है नहीं बोल रहे होते। इसलिए सयाजीराव गायकवाड़ की देन जो आज है, हम आपस में StreamYard पर बैठ कर चर्चा कर रहे हैं, और मैं आपका तहे दिल से अपने एसोसिएशन की तरफ से और अपने पूरे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आप सम्मान देता हूं आपको, जितने आपने 72 ग्रंथ की रचना करवाई है अपने निर्देशन में, और जो शोध कार्य किया सयाजीराव गायकवाड़ के, क्योंकि जो सम्मान
और जो उनका लिटरेचर उभर के सामने आना चाहिए था वो अभी तक आया नहीं, और वो महाराष्ट्र तक सीमित है। इधर उत्तर भारत में जो है इस तरह का उनका लिटरेचर नहीं मिलता है कभी कभी, क्योंकि हम लोग बहुजन मूवमेंट से जुड़े हैं, इसलिए हम लोग को सयाजी राव गायकवाड़ के जीवन दर्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हुई है इसके माध्यम से, लेकिन यही उत्तर भारत में उनका नाम अगर लेंगे तो उस स्तर से नहीं रहे। मैं यहाँ वाराणसी में रामनगर है, वाराणसी के बगल में, वहां पर किला है, रामनगर का किला, सयाजी राव गायकवाड़ की वहां पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। उनके योगदान, वो किन किन राजाओं से मिले, कहाँ कहाँ मिले, वो उस किले में मैंने जाके देखा। तो वो जो उस समय जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, बड़े बड़े लोगों को रिप्रेजेंट किया, तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक ऐसी सोशल रिफॉर्मर की छवि को मैंने देखा। तो मेरी जिज्ञासा हुई तो इस पर काम किया जाए। तो इसके तहत मैं ढूंढते ढूंढते आपको यहाँ तो मिला, आप मुझे मिले। आदरणीय प्रोफेसर देवरे सर का भी मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया, तो आज आपसे बातचीत हुई। और सर जाते जाते इस पूरी डिबेट का सार आप देते जाइए, क्योंकि आज हम सयाजी राव गायकवाड़ के जीवन दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं, और आपने बहुत सारी बातें हालांकि कह दी है, तो मैं संक्षेप में जाते जाते ये बता दीजिए कि उन्होंने जो है किस तरह का जो है संक्षेप में 1 मिनट में या 2 मिनट में जो जितना भी हो सके और भी क्या क्या काम किया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उस समय जो आपत्तियां आई, नैसर्गिक आपत्ति, जैसे आज कोरोना की आपत्ति है, वैसे आपत्ति के समय भी कैसे बर्ताव करना चाहिए। और सर्वसाधारण लोग जो है वो जो अकाल में उनको खाने को नहीं मिलता, उनको खाने के लिए अनाज उनको देना चाहिए, उनकी तरफ जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कोरोना के समय लोग पैदल अपने गांव से निकले और उत्तर प्रदेश बिहार में गए, तो बीच में कुछ लोग मर गए, उनको खाने पीने को नहीं मिला। अरे सुशासन की ये मिसाल नहीं है, कुशासन की ही मिसाल है। इसलिए ऐसे समय हमको याद आता है सयाजीराव गायकवाड़ का वो काम कि अकाल के समय में उन्होंने लोगों को मदद की, और पढ़ने के लिए तो बहुत सारी मदद की। तो राजा कैसा होना चाहिए? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जैसा होना चाहिए, शाहू छत्रपति जैसा होना चाहिए। ये दोनों राजा होने के बावजूद भी ये समाज सुधारक थे। उन्होंने दोनों ने भी, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले को मदद की सयाजीराव गायकवाड़ ने, बाबा साहब अम्बेडकर को मदद की शाहू राजा ने। तो वो जाति से हो गए क्षत्रिय, लेकिन उसके मन में एक परिवर्तन की भावना थी, और ये भावना यदि सभी के मन में हम जगाएं तो परिवर्तन तो होना ही है, अटल है, ऐसी मुझे उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ हम यहाँ इस चर्चा को खत्म करते हैं। धन्यवाद जिन जिन लोगों ने यहाँ शरीक की, इस चर्चा में शरीक हुए, उस सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको भी खास तौर पर सिंह साहब, कश्यप साहब, कश्यप विषय पर मैं कभी बात करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा। मेरा विषय प्राचीन इतिहास, मेरा चिंतन का विषय प्राचीन इतिहास है, प्राचीन संस्कृति है, तो उसके विषय में कभी दूसरे मौके पर इकट्ठा तो बात करेंगे। अभी तक की चर्चा में जो निष्कर्ष निकला है, आपने बताया अकाल के समय में भी जो है बहुत सारा काम किया, जैसे आजकल कोरोना काल आया उसमें भी जो है बहुत सारी जो राजा महाराजा का जो कर्तव्य होता था उन्होंने निभाया। और साथ ही साथ जो है जो आज हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पैदा करने वाला, एक नए समाज की रचना करने वाला जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आया, और वो जो आया है वो आदरणीय है, सम्माननीय हमारे रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा ही आया। हम उसका श्रेय उन्हीं को देंगे, क्योंकि यदि वो ना आते तो शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं आते। और इसी तरह से सत्य शोधक समाज का जो ज्योतिराव फुले का मूवमेंट था, जो इस देश में क्रांति का, सामाजिक क्रांति के प्रथम प्रेरणा स्रोत कहे जाते हैं, जो सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका कही जाती है, उनके द्वारा बनाया गया संगठन जो सत्य शोधक समाज है, उसको भी आपने नाम दिया और वो खड़ा किया, और उसी की प्रेरणा चल के आज हम लोग भी नाम ले रहे हैं, और उसका बहुत सारा साहित्य इधर मिलता है, हम लोग उसको अध्ययन भी करते हैं। तो ये देन जो है सयाजी राव गायकवाड़ की आपके और हमारे आपस में चर्चा करने से बात हमारे साथियों को मिली। मैं अपने साथियों की तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से, अपने एसोसिएशन की तरफ से आपका एक बार फिर पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ सर। थैंक यू। इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।